जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जेयूआई भी इलेक्शन कमीशन में फंस गई है। कैसे फंसी है ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। बल्कि उन्हें ये धमकी दे दी गई है कि जनाब आपकी पार्टी भी मनसूख हो सकती है और आपकी रुकनीत भी मनसूख हो सकती है और आपका जो इंतहाबी निशान है वो भी जब्त हो सकता है। ये धमकी मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को क्यों लगाई गई ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब और बुशरा बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके जज को हतमी फैसले से रोक दिया है। ये कैसे रोका है ये हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को वेला मुंडा करार दे दिया। ये वेला मुंडा क्यों करार दिया गया ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और साथ ही उन्होंने अफगान कौंसल जनरल का जो मौकफ था उसे तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा जी उसने हमारी कोई बेइज्जती नहीं की। अब या वफाक सही कह रहा है या फिर गंडापुर साहब सही कह रहे हैं, कौन सही कह रहा है ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब असद कैसर साहब के घर खाना खाने के लिए गए और उसके साथ ही उन्होंने जो गवर्नमेंट का मसवदा है उसे खयानत डिक्लेयर कर दिया। अब ये इसको खयानत क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं मौलाना ये भी हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब ने आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ लेने से इनकार कर दिया। ना उन्होंने उन्हें अच्छा कहा ना बुरा कहा। इमरान खान साहब के दिल में क्या कुछ शक है ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इमरान खान साहब का ये क्लेम है कि ये जो तरामीम की जा रही हैं ये 3 एम्पायर्स को एक्सटेंशन देने के लिए की जा रही हैं। इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा और वो 3 एम्पायर्स कौन से हैं ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और वीलाग के आखिर में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने हमें रिस्पांस किया है। कल हमने वीलाग के अंदर ये बताया था कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। इस पे मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब का एक मौक़िफ़ आया जो हम वीलाग के आखिर में आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और आज एक इंतहाई अहम खबर आई, वो रऊफ हसन साहब का जिब्रान अलियास के साथ जो रिलेशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते हैं और वो जो बयानियाँ क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड भी एक बड़ी ही खौफनाक खबर है। और वो खबर ये साबित करती है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट एक नैरेटिव डेवलप करती रही। वो भी हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के वीलाग में बताएंगे। लेकिन वीलाग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब हमने मजीद 24,000 नए सब्सक्राइबर्स लेने हैं जो इस महीने के 15 दिन बचे हैं उनके अंदर, और मुझे उम्मीद है कि ये मसला भी हमारा हल हो जाएगा। हम सबसे पहले रऊफ हसन साहब और जिब्रान अलियास का जो राब्ता है उसके ऊपर बात करेंगे। जिब्रान अलियास वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के इंतहाई करीब है और इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है वो उसको चला रहे हैं और इस वक्त आखिरी इतलात के मुताबिक वो लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ से वो सारे नैरेटिव को ऑपरेट कर रहे हैं। जो रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उनके मोबाइल फ़ोन और उनके सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें निकली और वो जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ जिब्रान अलियास के साथ उनका राब्ता भी है और वो मुसलसल उनके साथ राब्ते में थे। जिब्रान अलियास साहब इनको एडवाइस किया करते थे, ये फिर वकला के ज़रिए इमरान खान साहब तक वो पैगाम पहुंचाते थे, फिर इमरान खान साहब का पैगाम लेके फिर जिब्रान अलियास को भेजते थे, फिर वो जिब्रान अलियास साहब एक नैरेटिव क्रिएट करते थे। फिर इसके अलावा आपस में भी एक दूसरे के साथ राब्ते के अंदर थे। वो कुछ जो इनके राब्ते हैं वो निकले हैं, वो हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे उनको देखिएगा, उससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग थी ये किस हद तक इमरान खान साहब करते रहे और इसको अब ये कैसे डिनाई कर सकते हैं और रऊफ हसन साहब कितने इन्वॉल्व थे उसके अंदर। ये जो खबर आई है ये पूरी तफसील के साथ आई है। मेरा ख्याल है आप इसको देख लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा और फिर हम जो अगला वीलाग होगा उसके अंदर हम पूरी तफसील के साथ इसे बयान करेंगे। अब हम इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब आज भी जेल के अंदर उन्होंने सहाफ़ियों के साथ बात की और उसमें इमरान खान साहब का ये कहना था, मैं वो पूरी खबर आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद मुलाहिज़ा कर लें। और इमरान खान साहब ने कहा कि 3 एम्पायरों को तोसी देने के लिए आइनी तरमीम करनी पड़ रही है जिसका मकसद फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जबकि वफाकी हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है और ये आइनी तरामीम ला कर ही रहेगी। ये इमरान खान साहब का कहना है कि बहरहाल ये तरामीम होकर रहेंगी। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि ये आइनी तरामीम इसलिए हो रही हैं कि इन्होंने 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। पहले ये 3 एम्पायर्स का जिक्र कर रहे हैं, अब इसमें चौथा एम्पायर भी है। और इसके साथ इन्होंने कहा कि आइनी तरमीम 3 एम्पायरों को तोसी देने के लिए करना पड़ रही है। इनमें चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब,
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं, जबकि तोसी इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और उनकी मुद्दत तो ज़ाहिर है जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो मुद्दत के साथ ही वो रिटायर हो जाएंगे, दूसरी मरतबा रिटायर हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन तरमीम का कोई ख़ास फ़ायदा हो सकता है। फिर यहाँ पे एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आईनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया है, जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है और इन्होंने तरमीम ला कर ही रहना है, इन्होंने लानी ही लानी है, ये इमरान खान साहब का ख्याल है। फिर एक सहाफ़ी ने पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार को कैसे देखते हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ कह नहीं सकता। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक साइड पे पूरी पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे बैठी हुई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमामत में नमाजें अदा कर रही है। आज भी पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत दी थी असद कैसर साहब के घर में, और वहाँ पे आरफ अलवी साहब भी मौजूद थे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौलाना को खाना खिलाया, मौलाना की बड़ी इज़्ज़त की गई। लेकिन इमरान खान साहब को यकीन नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये खलूस नीयत के साथ कर रहे हैं या वो वाकई ही जमहूरियत को सपोर्ट करना चाहते हैं। और आगे दोबारा सहाफ़ी ने पूछा कि आप मौलाना के बारे में क्लियर नहीं हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी अभी भी खुल के अप्रिशिएट नहीं किया। इसका मतलब इमरान खान साहब के बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि कुछ हो सकता है कि मौलाना जो है इनके साथ हाथ कर रहे हैं। फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि चीफ जस्टिस से काजी फायज़ ईसा सर नहीं इन्हें उन्होंने कहा कि इन्हें यानी गवर्नमेंट को डर है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा रास्ते से हट गए तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। 9 मई को हमारी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई और साथ इन्होंने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया ताकि पीटीआई को क्रश कर दिया जाए। मुझ पर 140 केसेस 9 मई से पहले हो चुके थे, मुझ पर 2 कातलाना हमले भी हो चुके थे। और फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई ख़त्म नहीं हो रही इसलिए 9 मई किया गया। काजी फायज़ ईसा 1 साल से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने दे रहे, इन्हें डर है कि नए चीफ जस्टिस आए तो 9 मई की तहकीकात करवाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई जिसने करवाया वही इसका असल जिम्मेदार है। लाहौर से निकलते हुए कहा था कि वारंट दिखाएं और गिरफ्तार कर लें, मुझे गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को इश्ताल दिलाना था। और साथ उन्होंने कहा कि हर जगह की सीसीटीवी फुटेज गायब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी होगी। नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई को पटिशन लगने लगी तो असलियत सामने आ जाएगी। और इसके साथ उनका कहना है पार्टी को क्रश करने के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया गया। 8 फरवरी का जो इनकलाब आया वो इनके वहमो गमान में भी नहीं था। पीटीआई बगैर लड़े ही जीत गई, हालांकि नवाज शरीफ ने तो फतह की तकरीर तैयार कर रखी थी और यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत चुकी थी। नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। 8 माह गुजर चुके हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम क्यों नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने कहा कि 3 चीफ जस्टिस ने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई थी। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है कि याह्या खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए जमहूरियत का जनाजा निकाला, अपनी ताकत बचाने के लिए मुल्क को आज दोबारा इसी नहज पर लाया जा रहा है। ये बार बार वो कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह सियासी इस्तेहकाम के बगैर मैशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। लेकिन आज सूरत ये है कि पाकिस्तान का मुआवजा म्यांमार से हो रहा है। और फिर इनका ये कहना था 4,000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। चीन की तरक्की में बैरूनी मुल्क मकीम चीनी शहरियों ने सरमायाकारी की थी वगैरह वगैरह। उसके बाद ये सारी सरमायाकारी पे जा रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब के बारे में बात कर रहे हैं और फिर इस्लाहात की ज़रूरत है, वो ये कह रहे हैं। लाहौर के जलसे में उन्होंने कहा कश्तियाँ जला कर निकलें और ये कहा कि हुकूमत NRO की पैदावार है, हुकूमत से ना खर्च कम हो रहे हैं और ना सरमायाकारी बड़ी नहीं है। बड़े लोगों पर बोझ डाल नहीं सकते क्योंकि वहाँ माफिया बैठा है। और फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं, इनको भी तबाह किया जा रहा है और मतहत अदलिया और पुलिस पर किसी को एतमाद नहीं रहा। लाहौर में पीटीआई का जलसा रोकने के लिए पकड़ शुरू कर दी गई है। जो भी हो जाए लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को पैगाम देता हूँ कि लाहौर के जलसे में कश्तियाँ जला कर निकलें वगैरह वगैरह। ये इमरान खान साहब का आज का नैरेटिव था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब खलूस नीयत के साथ इनकी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहरहाल आज मौलाना फजलुर रहमान साहब असद कैसर के घर खाना खाने के लिए गए थे। असद कैसर साहब ने उनको इन्वाइट किया था। मौलाना अपने साहबजादे के साथ और पार्टी के दूसरे अहम लोगों के साथ वहाँ पर गए और वहाँ पर सदर आरफ अलवी साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। बल्कि दोनों वफ़द जो हैं एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते रहे। दोनों ने बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। दोनों ने एक दूसरे के साथ चलने का ऐलान किया। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो इसको कहते हैं इनकलाब
कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनका मुंह चढ़ाया करते थे इमरान खान साहब और जिन्हें हर तकरीर में डीजल कहते थे, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब इन सब के लीडर बने हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब की सोच कितनी पुख्ता होती है कि उसके अंदर किसी वक्त भी शिफ्ट हो सकती है। आज अगर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ चल रहे हैं, महमूद अचकज़ई साहब के साथ चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल 1.5 साल में आसिफ अली जरदारी साहब के पीछे भी चलेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब इन्हें लीड करेंगे या मियां नवाज शरीफ इन्हें लीड करेंगे। तो इससे इमरान खान साहब जो है उसकी सोच का या उनकी पुख्तगी का अंदाज़ा किया जा सकता है कि किसी के साथ किसी वक्त भी चल सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज डिक्लेयर कर दिया कि जो हुकूमत का मसवदा है उसे हम मुस्तरद कर चुके हैं और ये अमानत में ख़यानत है और हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब और गवर्नमेंट के दरमियान एक डिस्टेंस पैदा हो गया। उन्होंने इस मसवदे को रिजेक्ट कर दिया, जो हम बार बार आपको खबर दे रहे हैं कि मौलाना अपना मसवदा तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और उसके बाद ये PTI को ऑन बोर्ड लेंगे और साथ में गवर्नमेंट को एंगेज करेंगे कि जनाब आएँ, इस पर हम बात करते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अब तरामीम के ऊपर भी लीड करने लगे हैं और मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका साथ देगी। और अब भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मौलाना का साथ देती हैं तो फिर कल को ये दोनों मिल के गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक नया PDM बना दिया है और इस PDM के अंदर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो कि एक नया PDM बन रहा है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जो गवर्नर साहब हैं ये वेला मुंडा है और अगर मैं इनसे गवर्नर हाउस खाली करवा लूँ तो उसके बाद इनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, ये किराए पे लेके जगह रहेंगे और इन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 2 टिकटॉकर्स हैं, एक पंजाब में मरीम नवाज़ बैठी हुई, दूसरी यहाँ पे गवर्नर हाउस में बैठा हुआ है, इनको अपना काम करना चाहिए, इनके पास काम है कोई नहीं, तो ये सारा दिन टिकटॉक बनाते रहते हैं या गुफ्तगू करते रहते हैं। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अफगान कौंसल जनरल ने जो वजाहत दे दी है वो काफ़ी है और उन्होंने हमारी कोई बेइज्जती नहीं की। तो ये मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को बेइज्जती महसूस नहीं हो रही और बेइज्जती शायद उन्हें उस वक्त महसूस होगी जब मुंह पे खड़े होके कौंसल जनरल साहब जो हैं इनको बुरा भला कह देंगे। अब यहाँ पे 2 किस्म के मौक़िफ़ हैं, एक वफाक का मौक़िफ़ है जिसने डिस्प्लेयर शो किया है, जिसने कहा है कि उन्होंने गलत किया है और ये सफारती नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब इसे दुरुस्त एक्ट समझ रहे हैं। अगर ये दुरुस्त एक्ट समझ रहे हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है, फिर इसका मतलब ये है कि इनकी जो बेइज्जती है उसका लेवल ही कोई और है या फिर उसकी कोई तारीफ़ ही और है और अब गंडापुर साहब को वो तारीफ़ खुद कर देनी चाहिए जिसको वो बेइज्जती समझते हैं, जिसको वो इज़्ज़त समझते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब 2 रुकनी बेंच था, डिवीजनल बेंच था और उसने 190 मिलियन पाउंड का जो केस चल रहा है इमरान खान साहब बुश बीबी के खिलाफ, उस पर जो मुत्तहद अदालत है उसको हतमी फैसला करने से रोक दिया और उनको ये कहा है कि आप कार्रवाई पूरी करें लेकिन आप फैसला होल्ड करेंगे, फैसला आप रिलीज़ नहीं करेंगे। जब हम आपको कहेंगे तो उस वक्त आप फैसला दे सकते हो। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब इस मामले में कामयाब हो गए हैं और 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो अब सरेदस्त नहीं आ रहा, जब भी आएगा हाई कोर्ट की मर्जी से आएगा। और आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बुलाया हुआ था और उनसे पूछा जनाब जो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं वो ठीक नहीं करवाए, तो अब आप कब करवा रहे हैं। तो उस पर गौहर खान साहब ने कोई टाइम मांग लिया, उन्होंने कहा 3 हफ्ते टाइम दे दें, हम 3 हफ्ते बाद आपको बताएंगे कि हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो कितने दुरुस्त थे या हम नए करवा रहे हैं और अगर हम नए करवा रहे हैं तो कैसे करवा रहे हैं। तो 3 हफ्ते टाइम उन्होंने मांग लिया जो उनको दे दिया गया है। JUI का मामला भी वहाँ पे डिस्कस हुआ और JUI के वकील से पूछा गया कि जनाब आपकी जो इलेक्शंस थे वो 7 जुलाई 2024 को उनकी मुद्दत ख़त्म होगी, आपने उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। इनके वकील ने कहा कि हम जो ज़िली सतह के ऊपर जो हमारी पार्टी है उसके इलेक्शनों में मसरूफ़ थे, फिर जनरल इलेक्शन हो गए उसमें मसरूफ़ थे और अब नई तरामीम आ रही हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप हमें 60 दिन दे दें। शुरू में इनकार कर दिया गया कि 60 दिन बहुत ज़्यादा हैं तो इतने दिन तो हम आपको नहीं दे सकते। साथ उन्हें यह भी बताया गया कि आपकी पार्टी का जो सिंबल है वो भी वापस लिया जा सकता है, आपकी पार्टी को डी नोटिफाई किया जा सकता है, आपकी पार्टी पर पाबंदी लग सकती है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हशर देखें और फौरी तौर पे फैसला करें कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, वरना फिर आपके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर मौलाना की पार्टी को 60 दिन दे दिए गए। अब 60 दिन है JUI के पास, इन 60 दिनों में इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं और अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI दोनों एक ही बैटल फील्ड के अंदर खड़े हैं
और दोनों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नज़रें गाड़ी हुई हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर मामला सेटल ना हुए तो हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो इंतखाबी निशान है वो भी उनसे छिन जाए और हो सकता है उनकी पार्टी पर पाबंदी लग जाए। और अगर पार्टी पर पाबंदी लग गई तो अब अगला सवाल ये है कि उनके जो MNAs हैं, जो उनके सेनेटर्स हैं, उनकी क्या हैसियत होगी। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के अंदर मेरा ख्याल गवर्नमेंट का मुस्तकबिल भी छुपा हुआ है। अब हम आते हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की तरफ। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब MNA थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इस बार वो इलेक्ट नहीं हो सके, सरगोदा से इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छे इंसान हैं, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इनके बारे में कल एक खबर आई थी कि कल ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने गए थे और इन्हें गेट से ही वापस कर दिया गया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब मसरूफ़ थे, वो इनसे मुलाकात नहीं कर सके और ये ख़बर हमने भी अपने वीलाक में डिस्कस किया था इसके ऊपर। उस पर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब का रिस्पांस आया। उन्होंने कहा जी ये खबर गलत है और आपने मेरी किरदार कुशी की, आपने बड़ी ज़्यादती की है मेरे साथ। मैं खुद वहाँ पे नहीं गया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो साहबजादे हैं अस्तुर रहमान, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। उन्होंने कहा आप आएँ, मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पे गया था। मैं हुकूमत का कोई पैगाम लेकर नहीं गया था, मैं ज़ाती तौर पे उनके पास गया था। मैं वहाँ उनके पास बैठा हुआ था। फिर वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता चला कि मैं आया हूँ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुझे बुलाया और फिर मेरी उनके साथ भी मुलाकात हुई और मौलाना मेरे साथ मिले। उसके बाद असदुर रहमान साहब मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए ले गए और फिर हमने उनके साथ कॉफ़ी पी। लिहाजा ये ख़बर आपकी 100% गलत है। तो उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और उस पर मोहसिन शाहनवाज का अब वर्जन आया है। तो मेरा ख्याल है जब एक शख्स खुद कह रहा हो तो उसके वर्जन पर यकीन करना चाहिए। तो जो पिछली स्टोरी थी, मेरा ख्याल है इस स्टोरी के बाद या इनके वर्जन आने के बाद अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मैं आपसे मदद भी चाहता हूँ और मेरा ख्याल है आपको कल इस खबर को क्लैरिफाई कर देना चाहिए था जब ये मीडिया पर चलनी शुरू हुई थी। पहला एनी हो, अगले वीलाग में आपसे मुलाकात होगी।